इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पावर सिस्टम पार्ट 2 में एक और फिर से आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एडनारा वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लेटेस्ट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशंस और प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पावर सिस्टम पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? The various options you have given. First is at higher voltage the cost of the transmission is reduced. The second option is at higher voltage cost of transmission is increased. Third option is efficiency is decreased, and the last is all of the above. So guys, before moving ahead, first we should know that what is the relationship between area of the conductor and transmission line voltage. We know that the area of the conductor is inversely proportional to the transmission line voltage. Okay guys, अब देखिए, if we will increase the transmission line voltage to higher value, definitely the area of the conductor will reduce, lesser conductor will be used. ठीक है, जब आपका कंडक्टर का साइज़ कम होगा, कम कंडक्टर लगेगा आपके पास, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, मतलब करंट को क्या कर रहे हो, आप घटा रहे हो एक तरह से ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज में, ट्रांसमिशन सिस्टम में। ठीक है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है फिर, वी नो दैट P इज इक्वल टू वी आई। ओके गाइज, तो I इज इक्वल टू P/B ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। अगर हमारे को कोई पावर सेंड करना है, ठीक है, हायर वोल्टेज में, तो करंट क्या लगेगा, लेसर करंट। लेसर तो मतलब एरिया अगर कंडक्टर का कम होगा, व्हेन एवर द एरिया ऑफ द कंडक्टर विल रिड्यूस, ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विल रिड्यूस। नो डाउट कि वो थोड़ा आपका हाई डेंजरस वोल्टेज होगा अगर हाई वोल्टेज इंक्रीज हम करेंगे, लेकिन लॉसेस को कम करने के लिए आपको वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो हायर वोल्टेज ट्रांसमिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज रिड्यूस्ड। ओके गाइज, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, द सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड एफिशिएंसी तो इंक्रीज होती है, लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो ए इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, जैसे हमने इंडिया में देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज काफ़ी हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स कंट्रीज लाइक यूएसए, इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम है मोस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो आपका यूएसए में हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और वोल्टेज कम होती है। ठीक है गाइज, लेकिन इंडिया में वोल्टेज ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी आपकी कम है। इंडिया में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, यूएसए में 60 हर्ट्ज़ है। ठीक है, जैसे हमारे पास वोल्टेज जनरली 220 है, ऐसे रहते हैं ट्रांसफार्मर, है ना, वहाँ पे जो 110 वोल्टेज रहती है। ठीक है, उनके लिए पब्लिक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपना सिस्टम इंस्टॉलेशन किया हुआ है। और हमारे इंडिया में जो है लॉसेस को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए या आपके पैसे को, खर्चे को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिशन सिस्टम को डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम एरिया अगर हम कम लगेगा हमारे पास मटेरियल किसी भी ट्रांसमिशन कंडक्टर का, तो वोल्टेज को बढ़ाओ, एरिया घटाओ, यानी कि हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज रिड्यूस्ड। द सेकंड क्वेश्चन इज maximum power transfer capability of transmission line can be increased by the various option you have is, first is parallel transmission lines, using series capacitance, using bundled conductors and all of the above. So guys, maximum power transfer, we know that the formula of the power is V square upon XS. Okay guys, or we can say that V square upon R. This is similar, something like that. We know this is the, in case of DC supply, we are talking about the AC supply, so most of all we talk about the impedance or the reactance. So guys, just see, we know that maximum power will be maximum when the reactance of the line will be minimum. तो reactance line का minimum कब होगा? What is reactance? Reactance is due to the inductance and the capacitance effect of the line. जो आपकी आपका वायर में करंट जा रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता ही होता है। ठीक है, और जो एयर इस साइड से ब्रेक डाउन होती है उसकी वजह से कैपेसिटेंस जनरेट तो होता ही होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वी नो दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अगर आपने मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करना है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ये इसको रिड्यूस करने के क्या तरीके हैं, वी नो दैट बाय यूजिंग द बंडल कंडक्टर, यस एब्सोल्युटली राइट। बाय यूजिंग द सीरीज कैपेसिटेंस, यस एब्सोल्युटली राइट। पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन, एब्सोल्युटली राइट। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट. So we have to go with option D. Next question is, for flat voltage profile system, voltage regulation is. So guys, let me tell you, flat voltage profile system, we know that what is voltage regulation. Okay guys, voltage regulation is nothing but simply receiving end voltage
minus sending end voltage upon sending end voltage minus receiving end voltage upon sending end voltage. तो receiving end voltage is equal to sending end voltage in case of flat voltage profile system. If this is 0 means equal 0, तो 0 upon something that is equal to 0. Sending end voltage minus receiving end voltage upon रिसीविंग एंड वोल्टेज, सॉरी थोड़ा मैं आगे पीछे हो गया थोड़ा. सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज. तो बी एस बराबर है बी एस अगर हो गया तो 0 हो गया, तो वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास क्या आ गया, इसके लिए 0 आ गया. ओके गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज we know that what is voltage regulation. Voltage regulation is change in supply voltage when load is suddenly thrown off. Okay guys, there is a variation in input voltage. Next question is maximum power transfer in a transmission line can be obtained by. Maximum power in a transmission line can be obtained by, I think, yeah, okay, this is a different question basically. Maximum power transfer in a transmission line can be obtained by, this is already have discussed you that increasing the line voltage. Okay guys, line power loss is inversely proportional to V. Okay guys, reducing the reactance, as I already told you that P is equal to V square upon XS. So by reducing the reactance, maximum voltage can be transferred. By reducing the voltage, by increasing the voltage level, transmission losses can be reduced. This is very simple, already we have discussed this. The next question is galvanized steel is generally used as. देखिए guys, what is difference between galvanized steel and simple steel? We know that जब हम simple steel में जिंक ऑक्साइड की लेयर ऊपर से चढ़ाते हैं, जिंक ऑक्साइड की जब लेयर चढ़ाते हैं तो वो रस्ट एंड corrosion. Okay guys, there are two terminology, just try to understand this. Rust and corrosion. To make it rust and corrosion free, we use the galvanized steel. Okay, तो stray wire, earth wire, structural components, all of the above, we use the galvanized steel. Okay guys, galvanized steel, I have already told you what is the advantage. If we want to prevent our conductor from the rust and the corrosion, we have to use the galvanized steel. तो जिंक ऑक्साइड की लेयर जो इसके ऊपर चढ़ाने से क्या होते हैं, आपके corrosion और rust से इसको छुटकारा मिलता है. प्लग सेटिंग ऑफ ए रिले कैन बी अल्टर्ड बाय वेयरिंग. ऑप्शन 1, एयर गैप ऑफ मैग्नेटिक पाथ, number of ampere turns, adjustable backup stop. None of these. We know that the plug setting multiplier is nothing but simply is the relay pickup current up, the fault current of the relay and the pickup current of the relay. Okay guys, relay pickup current क्या होता है फिर, as we know that it is nothing but simply relay setting multiply by CT ratio multiply by CT secondary current. Okay guys, so plug setting can be varied by varying the ampere turn of pickup current. So the right answer is number of ampere turns. Plug setting can be varied by varying the number of ampere turns. B is the right option. Next guys, Ferranti effect will not occur in which of the following transmission line? Options are long transmission line, short transmission line, medium transmission line. ये सारी कैटेगरीज दी है ट्रांसमिशन लाइन की, हम सभी जानते ही है. अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो ग्रेटर देन 400 kV इस तरह की लाइंस होती है, तो फेरेंटी इफेक्ट किस में अक्कर होता है? तो गाइज फेरेंटी जो इफेक्ट जो अक्कर होता है आपका, वो होता है आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में. ओके गाइज, लॉन्ग और मीडियम में होता है वैसे ये फेरेंटी इफेक्ट. व्हाट इज फेरेंटी इफेक्ट? फेरेंटी इफेक्ट मींस व्हेनेवर द receiving end voltage is more as compared to sending end voltage due to the capacitance of the transmission line. This happens that the sending end voltage is less than the receiving end voltage, or we can say that the receiving end voltage is greater than the sending end voltage. It happens generally in long transmission line or unloaded line. What kind of line? Unloaded long transmission line. ठीक है, क्यों होता है? ड्यू टू द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन. तो राइट ऑप्शन इज योर ए. आई विल गो विद ए. ओके गाइज,
इफ़ अगर आपके पास ए और सी होता ऑप्शन में तो डेफिनेटली ये सी भी करेक्ट आंसर है। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि द कैपेसिटेंस इन द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लिजिबल, सो दैट्स वाई पेरेंटी इफेक्ट ओनली अकर इन लॉन्ग ट्रांसमिशन एज वेल एज इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। Next question, which of the following methods are used for reactive or voltage compensation? Okay guys, which of the following methods are used for reactive or the voltage compensation? Okay guys, so we know that shunt capacitor, series capacitor, P is equal to, we know that P is equal to V square X sin delta, or we can say that sending end voltage, receiving end voltage, in place of V square we can write it like that. To reduce the load angle, the shunt capacitor and series capacitor are used. Generation, excitation, these all methods are used for the reactive or the voltage compensation. Okay guys, proper to reduce the transmission losses, for the proper voltage transmission all these methods are used, है ना, ये receiving end में यूज किए जाते हैं। Next question is Ferranti effect can be compensated by which of the following? Ferranti effect को किस चीज़ से कंपनसेट किया जा सकता है? जो आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा बढ़ रही है आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेज से, इसको कम कैसे किया जा सकता है? द एग्जैक्ट आंसर इज शंट रिएक्टर्स। शंट रिएक्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द we can say that to make the power factor from leading to lagging. Okay guys, तो शंट रिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। ये क्या करते हैं? जो कैपेसिटेंस इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ लाइन, उसको ये रिड्यूस करते हैं सो दैट वी कैन हैव ए प्रॉपर पावर फैक्टर नियर बाय 0.8 0.9। we can compensate the power factor or we can reduce the leading power factor to make it lagging power factor. Okay guys, तो शंट रिएक्टर्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं रिसीविंग एंड में फेरेंटी इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लॉन्ग लोडेड लाइन, लॉन्ग लाइंस और मीडियम लाइंस में अकर्ड होते हैं गाइज। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो ट्रांसमिशन लाइन की स्टेबिलिटीज़ क्या होती है? ऑलरेडी P इज इक्वल टू V sending end voltage, receiving end voltage XS, okay guys, sin delta। okay guys, देखिए stability of transmission line can be increased by, as we know that if we reduce the reactance of the transmission line, the load power angle decreases. If the load power angle decreases, the stability of the power system increases. The stability of the power system increases. This is due to possible only by shunt capacitor or series capacitor. Remember this and keep this term in mind properly. Shunt capacitor or series capacitor. Next is which of the following, if you want to see all these concepts in depth, if you want to study or understand this concept in depth, you can visit the playlist of our channel in which you can visit our electrical engineering study material in detail. And after a few weeks we will be providing you all the materials in depth. But right now we are discussing only MCQ, and in this session we will only give you the brief explanation of any particular topic. So the next question is, a penstock is used as a conduit between, जो पेनस्टॉक होती है आपकी वो कहाँ पे होती है? तो थोड़ा मैं आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में थोड़ा पहले बता दूँ। वी नो दैट ये हाइड्रो पावर प्लांट आपको दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये रिजर्वायर है, इसके चारों तरफ का ये वाला एरिया आपका कैचमेंट एरिया है, और ये हमारे पास डैम है। डैम से हम सीधा आगे, ये आपका ये तो साइड से रिवर फ्लो करा जो एक्स्ट्रा वाटर है, और डैम के सीधा आगे हम ये जानते एक तरह से ये आपका हेडरेस्ट टनल है। हेडरेस्ट टनल से सीधा आगे आपका शर शाफ्ट है, बेल हाउस है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है पेन स्टोक कहाँ है आपकी? पेन स्टोक आपकी यहाँ पे है। पेन स्टोक का यूज़ क्या होता है हम सभी जानते ही है, टू रिलीव द वाटर हैम्बर प्रेशर। जैसे हम यहाँ से एमआईवी और टरबाइन को जैसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं तो पानी एकदम पीछे आता है, तो मतलब हैम्बरिंग प्रेशर बचता है यहाँ पे, और सर एकदम सर शाफ्ट में जाता है। ओके गाइज,
तो मैं आगे इन फर्दर लेक्चर्स और फर्दर part I will be discussing everything in detail, like what is surge tank, what is penstock, what is powerhouse, what is valve house, what is dam. ओके गाइस, तो पेनस्टॉक को जब वैसे ही जो बैक प्रेशर जब बचता है तो पेनस्टॉक क्वेश्चन क्या पूछा हो हमारे को, क्वेश्चन पे आते हैं। पेनस्टॉक इज़ यूज्ड एज ए कंड्यूट बिटवीन द स्टीम चेस्ट थर्मल पावर स्टेशन की बात कहाँ से आ गई भाई, ये तो पहले से एलिमिनेट हो गया। द डैम एंड द टर्बाइन इन हाइड्रो स्टेशन, ये भी एलिमिनेट होगा, ये भी एलिमिनेट। द राइट आंसर इज बी, द डैम एंड द टर्बाइन इन हाइड्रो पावर स्टेशन। देखिए डैम कहाँ है, डैम और ये टर्बाइन, इन दोनों के बीच में क्या है, आपकी पेनस्टॉक है। ओके गाइस, तो हम सभी जानते हैं जैसे आपका यहाँ से वाटर हैम्बर, वाटर रिवर्स में आएगा, जैसे आपने एमआईबी क्लोज कर लिया तो उस प्रेशर को जो वाटर यहाँ पे एकदम कहाँ पे जाएगा, फिर सीधा आपका सर्ज टैंक में जाता है। वही पर्पज़ है हमारे पास यहाँ पे सर्ज टैंक को बनाने का। नेक्स्ट इज इन हाई हेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इन द पेनस्टॉक इज। देखिए जो हाई हेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, जैसे हम पता ही है हमें कि हमारे पास तीन तरह के हेड होते हैं, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड। हाई हेड जो पावर प्लांट जो रहते हैं आपके, जिसमें पेल्टन व्हील टर्बाइन यूज़ की जाती है, जो वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो जनरली रहती है 7 मीटर पर सेकेंड। बी इज़ द राइट आंसर, 7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सर्ज टैंक इज एसोसिएटिव विद विच टाइप ऑफ पावर प्लांट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट surge tank is associated with especially high head hydro power plant. ओके गाइस, इसका क्या काम होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे आप एमआईबी मेन इनलेट वाल्व को क्लोज करते हो तो वहाँ से पानी एकदम रिवर्स में आता है पेनस्टॉक से थ्रू, और एकदम उसको इतनी तेज़ी से रिवर्स आता है कि उसको जैसे वो ऐसे बैक रिवर्स आएगा तो उसको मतलब कहीं ना कहीं जगह चाहिए स्टोरेज के लिए, तो एकदम इसमें सर्ज टैंक में स्टोर हो जाता है। ओके गाइज, तो इसलिए सर्ज टैंक का पर्पज़ है। और सर्ज टैंक नहीं होगा तो आपका पेनस्टॉक बर्स्ट भी हो सकता है ना, फट भी सकता है आपका। तो नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ सर्ज टैंक इन हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन इज नियर। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द डायग्राम दैट जो सर्ज टैंक कहाँ पे है आपका, है ना, पेनस्टॉक वेल्व हाउस डैम के बिल्कुल साथ में है। तो देखते हैं हम ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास। टर्बाइन, रिजर्वायर, टेल रेस। अब हमने देखा टेल रेस तो सबसे लास्ट में होता है पावर प्लांट के, रिजर्वायर यहाँ पीछे होता है। हमारे पास सर्ज आपका जो क्या होता है, सर्ज टैंक जो होता है यहाँ पे टर्बाइन के पास होता है। तो राइट ऑप्शन इज योर ए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ सर्ज टैंक इज टू। सर्ज टैंक का क्या काम है? सप्लाई वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, रॉन्ग आंसर। रिलीव वाटर हैम्बर प्रेशर्स इन द पेनस्टॉक पाइप, एग्जैक्टली बी इज द राइट आंसर। प्रोड्यूस सर्ज इन पाइपलाइन, नो नो नो। देखिए सर्ज टैंक मैंने आपको बताया कि आप मेन इनलेट वाल्व, आपने कोई भी यूनिट बंद करना है, पावर प्लांट को बंद करना है, जनरेशन को बंद करना है आपने, ठीक है, बेस लोड पे आप आगे, पीक लोड खत्म हो गया तो आपने कुछ एक यूनिट्स को बंद करना है। जैसे आप बंद करोगे, एमआईबी को बंद करोगे तो सडनली इतनी फ्लो के साथ आपका पानी ऊपर से आ रहा है तो आपने एकदम गेट बंद कर दिया एमआईबी, बट इट टेक्स सम टाइम टू क्लोज द एमआईबी, नॉट वी कैन क्लोज इट सडनली। जैसे आपने क्लोज कर दिया सपोज इस टनल, एक तरह से इसको ऐसे, इस पेन यहाँ से पेन स्टॉक होता है पीछे एमआईबी के, आपने एकदम क्लोज कर दिया तो पानी एकदम पीछे जाएगा, एकदम रिवर्स हाई प्रेशर जिसको हम कह सकते हैं। तो इतना हैम्बरिंग प्रेशर बचता है एक तरह से पेन स्टॉक में, उसको रिलीव करने के लिए यहाँ पे एक टैंक बनाना पड़ता है ताकि वो एकदम ऐसे हाई प्रेशर के साथ एकदम इसमें चले जाए पानी, ठीक है गाइज, ताकि ना पेन स्टॉक को नुकसान हो, ना हाइड्रेस टनल को नुकसान हो, ना ही आपका पावर प्लांट को किसी तरह से नुकसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाटर हैम्बर अकर इन। ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग वाटर हैम्बर अकर इन पेनस्टॉक when suddenly the unit is stopped. Water hammer occur in penstock to save the penstock from the water hammer, the surge tank is built. Okay, the next option is where is the draft tube of hydropower station that is an airtight pipe located.
देखिए दोस्तों, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है। हमारे पास ड्राफ्ट ट्यूब, तो मैं आपको उसी पिक्चर्स में ले जाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है। देखिए, खैर यहाँ पे उतना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका पावर स्टेशन है। सपोज ये हमारे पास, चलो हम वहीं पे लेके चलते हैं आपको। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है देखिए गाइज, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। देखिए सपोज हमारे पास ये टरबाइन है। ओके गाइज, हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, चलो आगे भेज दी। तो अब जैसे ही हमारा ये रनर घूम गया, घूमने के बाद टरबाइन को घुमाने के बाद पानी बाहर तो आएगा ऐसे। ओके ऐसे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे एक ट्यूब लगाया जाता है, एक ऐसे। ओके गाइस, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। आपने टरबाइन घुमा दी, जनरेशन हो गई, जैसे पानी बाहर आ गया टरबाइन से, तो यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब होती है। ये तो नीचे फिर नदी, आगे नदी नालों जो भी आगे आपकी रिवर में जाएगा, ये इस तरह की ट्यूब लगाई जाती है। अब आपको खुद पता लग रहा होगा इसकी शेप से कि इस तरह की ट्यूब क्यों लगाई जा रही है। देखिए ऊपर से पानी आए, एकदम ऐसे फ्लो के साथ आगे जाए, ना कि यहाँ से वो एकदम ऐसे अप थ्रस्ट मारे। ओके गाइस, अगर हम इसको, अगर ड्राफ्ट ट्यूब हम नहीं लगाते तो पानी ऐसे आ जाता ऐसे, और सपोज ये नीचे आपका बॉटम एरिया है तो एकदम नीचे ज़ोर से हिट करता और रिवर्स भी चला जाता है ना। ऊपर जो भी आपकी टरबाइन बियरिंग है, रनर है, उसको वो इफेक्ट कर सकता था, ताकि उसका एक प्रॉपर स्मूथली फ्लो बने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाटर हैम्बर। सॉरी, increase the acting head of the water. Options are raise the water surface of the stream to create an artificial head, reduce the effect of water hamper, increase the acting head. The right option, okay, this is also a appropriate option. The option B is also appropriate कि एक तरह से वाटर हैम्बर बज रहा है तो उसको रिड्यूस कर रहा है, लेकिन अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इंक्रीज द एक्टिंग हेड। ये एक तरह से जो ये वाला हेड है ना, एक्टिंग हेड, दिस इज इंक्रीजिंग द एक्टिंग हेड ऑन द वाटर व्हील। तो सी इज द राइट ऑप्शन गाइज। Okay guys, next question is for variable heads of near about less than 30 meter. Okay guys, less than 30 meter, which type of turbine is used in hydropower station? As we know that there are three kind of turbines generally be used in the hydropower station. These are Pelton-Wheeler, Francis, Kaplan, C. इससे पहले मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ तीनों टरबाइन के बीच में, कि तीनों के टरबाइन के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए मेरे पास कुछ पिक्चर्स है यहाँ पे। ये आपकी फ्रांसिस टरबाइन है, ये आपकी पेल्टन-व्हीलर टरबाइन है, और ये आपकी कैप्लन टरबाइन है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये फ्रांसिस टरबाइन है, इसमें 14 से 15 ब्लेड्स इसमें रहते हैं, ये 14 से 15 ब्लेड्स। अब देखिए इसमें पानी कैसे आ रहा है, पानी इसमें ऐसे बज रहा है स्ट्राइक होके, मतलब ऐसे रेडियली पानी आ रहा है और एक्सली आउट हो रहा है। रेडियली इन एक्सली आउट, रेडियली इन एक्सली आउट। तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, और वी कैन से दैट इट इज़ ए फ्रांसिस टरबाइन, और इन सिंपल वी कैन से दैट इट इज़ ए रिएक्शन टरबाइन। इट इज़ ए रिएक्शन टरबाइन। और जो पेल्टन-व्हीलर है, इसमें तो क्या आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पानी डायरेक्टली इसकी ब्लेड्स पे ऐसे टकरा रहा है, मतलब टेंजेंशियल फ्लो है एक तरह से ना। ये टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंशियली इट इज़ स्ट्राइकिंग ऑन द ब्लेड ऑफ द टरबाइन। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है कैप्लन-व्हीलर में। देखो क्या हो रहा है इसमें, लेट मी टेक इट लिटिल बिट अप। देखो इसमें पानी बिल्कुल एक्सली आ रहा है, नीचे को आ रहा है ना, और ज़ोर से आपका स्ट्राइक कर रहा है ब्लेड्स पे, और ब्लेड्स आपकी क्या कर रही है, ऐसे रन कर रही है। तो इसका ये कौन सा फ्लो, एक्सिल फ्लो, ये मिक्स्ड फ्लो, और ये टेंजेंशियल फ्लो। ओके गाइज, जो आपकी फ्रांसिस है और कैप्लन है, इनको कहा जाता है रिएक्शन फ्लो टरबाइन, और जो टेंजेंशियल टरबाइन है इनको कहा जाता है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन, इन दोनों को कहा जाता है रिएक्शन टरबाइन। तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो गए होंगे। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमारे से, क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए जो थोड़ा सा एक और बता दूं आपको। देखिए जो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इस डायग्राम में, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको हेड दिया हुआ है और यहाँ पे आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है। डिस्चार्ज मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर जो भी दिया हुआ है। अब देखिए तीनों के डायग्राम दिए हुए। फ्रांसिस टरबाइन कहाँ यूज़ होती है, मीडियम हेड में, मीडियम हेड, ये मीडियम हेड है,
ये हाई हेड है, ये लो हेड है। ओके गाइस, अब लो हेड में कौन सी टर्बाइन यूज़ कर रही है? कैप्लन व्हील, कैप्लन। और हाई हेड के लिए यानी कि हेड अप्रॉक्सीमेटली एबव, यहाँ देखो 600 700 800 तक चलेगी वैल्यू। तो हाई हेड के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं दोस्तों? दिस इज हाई हेड। हाई हेड के लिए यूज़ होती है आपकी दिस वन, मीन्स पेल्टन व्हील। मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस और लो हेड के लिए कैप्लन। लेकिन डिस्चार्ज वी नो दैट हेड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब देखिए कैप्लन के लिए डिस्चार्ज ज़्यादा है लेकिन हेड क्या है? कम है। देखिए इस रिलेशनशिप को देखिए, कैप्लन के लिए डिस्चार्ज ज़्यादा है और हेड कम है, तो कैप्लन व्हील के लिए डिस्चार्ज क्या होता है? ज़्यादा, और हेड क्या होता है? कम। लेकिन in this question especially we are talking about the head, so for Pelton wheel they are talking for Pelton wheel the graphical relationship is like that, means the head is more and discharge is less. Okay guys, so which should be the right answer? basically head approximately आप ऐसा मानिए, देखिए क्वेश्चंस पे ही आते हैं तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि फॉर वेरिएबल हेड्स ऑफ नियर अबाउट व्हाट लेस देन 30 मीटर। अब मैंने आपको बताया कि जो 0 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर रखिए, कई बुक्स में 60 मीटर लिखा होता है, 70 मीटर होता है, थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है ना। अब 50 टू 250 मीटर रखिए और 250 से एबव रखिए। अब देखिए 0 से 50 मीटर का अगर हेड होगा तो हम यूज़ करेंगे कैप्लन व्हील। जैसे मैंने अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया कि जिसमें हेड लो होता है और डिस्चार्ज ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं? कैप्लन व्हील। हेड क्या होता है इसमें? लो, और डिस्चार्ज क्या होता है इसमें? ज़्यादा। नेक्स्ट, दिस इज द मीडियम हेड टर्बाइन, दिस इज द फ्रांसिस टर्बाइन। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें आपके पास ये अपना जो है 50 टू 200 मीटर के पास हेड होगा, ये दोनों इसमें बराबर होंगे अप्रॉक्सीमेटली। और जो आपका लास्ट वन बचा आपका पेल्टन व्हील, इसमें क्या होता है? हाई हेड, लो डिस्चार्ज। ओके गाइस, देखिए कैप्लन हो गया, फ्रांसिस हो गया और पेल्टन व्हील हो गया। अगर हमारे पास क्वेश्चन उठता है अगर हेड हमारे पास लेस देन बहुत ही छोटा हेड हो, 10 से 15, 10 या 20, तो उसको बोलते हैं प्रोपेलर। क्या बोलते हैं? प्रोपेलर। देखिए प्रोपेलर और कैप्लन बिल्कुल सेम है, दोनों का एक्सियल फ्लो होता है, वाटर एक्सियली बिल्कुल शाफ्ट के एक्सिस में नीचे आता है और रनर रोटेट करता है। लेकिन फ़र्क एक छोटा सा है कि जो कैप्लन होता है आपका, कैप्लन होता है दोस्तों, उसमें जो ब्लेड्स होते हैं आपके कैप्लन के, वो क्या होते हैं दोस्तों? कैप्लन के ब्लेड्स आपके अपने मूवेबल होते हैं। क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं। और प्रोपेलर के जो ब्लेड्स रहते हैं ये एक तरह से दिस इज देयर शेप इज लाइक ए प्रोपेलर ऑफ द शिप। ओके गाइज, तो वहीं से कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। जो प्रोपेलर के जो क्या होते हैं आपके फिक्स्ड ब्लेड्स, और देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोपेलर एंड कैप्लन। सॉरी, डिफरेंस छोटा सा यही है कि इसका जो ये और भी ज़्यादा लो हेड के लिए यूज़ की जाती है प्रोपेलर, और थोड़ा सा हेड बढ़ गया तो कैप्लन हम यूज़ करेंगे। ओके गाइस, कैप्लन मूवेबल हेड और दूसरी आपकी प्रोपेलर फिक्स्ड ब्लेड्स है ना। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें आगे पीछे, कई बार हम भी कन्फ्यूज होते हैं कि कई बार कैप्लन को फिक्स्ड ब्लेड बोल देते हैं, कई बार प्रोपेलर को मूव्ड ब्लेड लेते हैं। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपने ऐसे याद रखना कि कैप्लन इज़ जस्ट प्रो वर्जन ऑफ प्रोपेलर, मतलब जो कैप्लन है उसका बड़ी बहन है, प्रोपेलर आपकी छोटी बहन है। ये फिक्स्ड मूवेबल से थोड़ा खजल लग रहे हैं आप, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए फिर आपका? फॉर वेरिएबल हेड्स ऑफ नियर अबाउट लेस देन 30 मीटर, द राइट आंसर इज योर कैप्लन। ओके गाइस, लो हेड, हाई डिस्चार्ज, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू। ओके गाइस, so the next, I think it was last question. Yes, it was last question. So thank you guys for watching this video. इसी तरह की इलेक्ट्रिकल MCQ सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई देने के लिए प्रतिबद्ध है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।